हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित विज्ञान कक्षा 6 का पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें अध्याय 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट करवाया जा चुका है। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 सजीव एवं उनका परिवेश, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, इन तीनों चैप्टरों के सारे पॉइंट क्लियर करवाएंगे, जिससे भी सीटेट में क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। सीटेट की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे आपको क्लियर करवाए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, जब हम पर्वतों का भ्रमण करते हैं तो वहां हम ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्षों को देखते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। कहाँ का भ्रमण करते हैं? पर्वतों का। पर्वतों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ओक, चीड़ और देवदार। इसके अलावा भी कई वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन ये वृक्ष पर्वतों पर पाए जाते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के उष्ण मरुस्थल में नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। उष्ण या मरुस्थलीय क्षेत्र में किसके पौधे देखने को मिलते हैं? नागफनी के। अगर आए कि नागफनी के पौधे कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, या इसी को राजस्थान में भी मिलते हैं। राजस्थानी मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री इलाके में कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखने को मिलती है। समुद्री इलाके में कैसे वृक्ष मिलते हैं? कैजुराइना के वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समुद्र में जो जंतु तथा पौधे होते हैं वो कैसे जल में रहते हैं? लवणीय जल में। श्वसन कैसे लेते हैं? श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? जल में जो विलेय ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग जंतु एवं पौधे करते हैं। ऊंट। ऊंट के बारे में देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिसके कारण शरीर की गर्मी से दूर रहता है। शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये देखिए, ये ऊंट ऐसे होते हैं, इनके पैर जो होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, जिसके कारण ये जो इनका शरीर होता है वह रेत की गर्मी से ऊपर रहता है, जिससे इन्हें रेत की गर्मी का एहसास कम होता है। तो ये कैसे होते हैं? मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने के अनुकूल इनका शरीर बना होता है। जो भी जंतु जिस इस परिस्थितियों में रहता है, जिस भी जलवायु में रहता है, तो उसका शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है, उसी के अनुकूल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट में मूत्राशय की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता। पसीना को ही स्वेद कहते हैं, तो उन्हें पसीना भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, ऊंट वहीं पाए जाते हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए ये जो ऊंट होते हैं ये मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के अनुकूल होते हैं। इनको पसीना भी कम आता है, जिससे इन्हें जल की आवश्यकता काफ़ी कम होती है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से रह सकते हैं कई दिनों तक बिना पानी के भी। आगे देखेंगे मछली के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। इसके पहले की वीडियो में हम मछली के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है, मछली के गिल क्लोम होते हैं, जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। क्या होते हैं मछली में? गिल। इन्हीं को कहते हैं क्लोम। ये क्या करते हैं? जल में सांस लेने में उनकी सहायता करते हैं। अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस भी ऐसी संरचनाएं जो किसी जंतु या पौधे को उस परिवेश में रहने योग्य बनाती है जिसमें वो रह रहा हो, वह क्या होता है? अनुकूलन होता है। जैसे अभी हमने ऊंट के बारे में पढ़ा, वह मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए उसके लिए क्या क्या अनुकूलन की आवश्यकता है? उसके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, ये एक प्रकार का अनुकूलन है।
उसके पसीना नहीं आता, ये भी अनुकूलन है। वो बिना जल के कई दिनों तक रह सकता है, ये भी अनुकूलन है। तो ये सब उसका अनुकूलन हुआ। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, वह संरचना अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी सजीव का वह परिवेश जिस पर वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जिस भी स्थान पर कोई सजीव रहता है वह उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। आवास का अर्थ है वास स्थान। एक घर विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतुओं एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, और जिस भी स्थान पर वो रहते हैं वह उनका आवास कहलाता है। आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय आवास, जलीय आवास। स्थलीय आवास कौन कौन से होते हैं, स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। कहाँ पाए जाने वाले, जमीन पर पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, पर्वतीय एवं तटीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जलीय आवास। जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं वह जलीय आवास है, जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र आदि। ये सभी क्या हो गए, जलीय आवास हो गए। आगे देखेंगे जैव घटक क्या है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। आवास में जो भी जीव पाए जाते हैं जैसे कि पौधे, जंतु, ये सभी उस आवास के जैव घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। जैव घटक देख लिया हमने, और ये हो गए अजैव घटक। कौन कौन से, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश कैसा घटक है, अजैव घटक है, और ऊष्मा भी अजैव घटक है। नेक्स्ट है पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन क्या होता है, अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन जो होता है वह अल्प अवधि में नहीं होता है, वह काफ़ी समय बाद होता है, हजारों वर्षों की अवधि में होता है। लेकिन पर्यानुकूलन क्या होता है, बहुत छोटे समय में छोटे छोटे होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी को कह देते हैं पर्यानुकूलन। नेक्स्ट पॉइंट, वायु, जल, प्रकाश जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। नेक्स्ट है अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। ये देखिए वही बात हो गई कि अनुकूलन जो होता है वह अल्पकाल में नहीं होता, लेकिन पर्यानुकूलन वह होता है जो अल्प अवधि में होता है। छोटे छोटे जो भी परिवर्तन होते हैं वह सभी पर्यानुकूलन के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वे मर जाते हैं। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे तथा सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकल आते हैं। मरुस्थल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ जल की भी कमी होती है, तो जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे चूहे हो गए, सांप हो गए, इनके लंबे पैर तो होते नहीं हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दिन की गर्मी में ज़मीन के नीचे बिल बनाकर काफ़ी नीचे घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ गर्मी कम होती है और ये आराम से वहाँ रह सकते हैं। लेकिन जब आधी रात होती है, गर्मी कम होती है, तब ये बाहर निकल आते हैं। तो यह भी एक प्रकार का अनुकूलन है। नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पत्तियां कांटों, सूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले ह्रास में कमी आती है। कैसी पत्तियां होती हैं, या तो अनुपस्थित होती हैं या तो बहुत छोटी होती हैं, या कुछ पत्तियां कांटों की तरह की होती हैं। और इनमें क्या होता है, जल की बहुत कम मात्रा ये निकालते हैं, क्योंकि वहाँ जल की कमी होती है। अगर ज़्यादा मात्रा निकालेंगे तो उन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। ये देखिए होते हैं मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी। नेक्स्ट पॉइंट है, नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, ये देखिए ये जो हरी हरी पत्तियां जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, यह वास्तव में तना होता है नागफनी का। ये पत्तियां नहीं होती, इनमें कांटे कांटे होते हैं और इनमें ये पत्तियां नहीं होती बल्कि नागफनी का तना होती हैं।
इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः इनके तने में होता है। कहाँ होता है? इन्हीं पत्तियों जैसी जो दिख रही हैं ये तना होता है और प्रकाश संश्लेषण इन्हीं तनों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मरुस्थलीय तना एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है, जिससे पौधों को मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। आगे देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या होता है? यहाँ के आवास क्षेत्र सामान्यतः ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, मतलब बर्फ भी गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष कुछ दिखाए गए हैं, ये इस टाइप के शंक्वाकार हैं। ये देखिए सारे वृक्ष शंक्वाकार हैं। तो कैसे होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष? शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। पत्तियां जो होती हैं कुछ वृक्षों की वो नुकीली होती हैं, सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसकता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं। इनसे अलग तरह के भी वृक्ष मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। जंतुओं की मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करते हैं। जंतु जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की परिस्थिति के अनुसार उनको अनुकूलित होना चाहिए, जिससे उन्हें वहाँ रहने में आसानी होगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों के जो जंतु होते हैं वह भी पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति के अनुसार अनुकूलित होते हैं। उदाहरण, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जो याक पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, तो इसका अनुकूलन क्या होता है कि यह अपने शरीर को गर्म रखने के लिए इनका शरीर कैसा होता है? लंबे बालों से ढका होता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है। आगे है, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके शरीर को ठंड से बचाता है। पहाड़ी तेंदुआ जिसके फर होते हैं और यह क्या करता है? बर्फ पर चलते समय तेंदुए को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 जंतु हो गए। कौन कौन से? एक हो गया पहाड़ी तेंदुआ, याक, पहाड़ी तेंदुआ और पहाड़ी बकरी। ये तीनों ही पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। वही कह रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यह है पहाड़ी तेंदुआ और यह है आपकी याक और यह हो गई पहाड़ी बकरी। यह हो गया तेंदुआ, यह याक और यह पहाड़ी बकरी। तो ये तीनों हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे, शेर तथा हिरन वन या घास स्थल में रहते हैं। शेर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, शेर की संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं। शेर की जो संरचनाएं बनाई जाती है वह भी उसके जीवन यापन में सहायता करती है। शेर के अगले पैर में नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छुपा सकता है। क्या होता है? शेर के जो अगले पैर होते हैं उनमें नखर होते हैं और वह पदांगुलियों के अंदर उन्हें खींचकर छुपा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर का मटमैला हल्का भूरा रंग होता है, जो शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। हल्का भूरा रंग होता है जिसके कारण जिसका वो शिकार करता है वो उसे नहीं देख पाता। वह घास की तरह का ही होता है, तो उसे पहचानने में कठिनाई होती है। मैदान में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर शेर है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर के चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। शेर के सामने 2 आंखें होती हैं और वह उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। तो ये सब हो गया शेर का अनुकूलन। नेक्स्ट है हिरन। फर्स्ट पॉइंट है, पौधे के कठोर तने को चबाने के लिए हिरन के दांत कठोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। ये देखिए हिरन है, ये इसके कान काफ़ी लंबे होते हैं। ये किस लिए होते हैं? शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं हिरन को। इससे इसके सिर के दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरन के सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। इनसे क्या फ़ायदा होता है? ये प्रत्येक दिशा में देख सकती हैं और ख़तरा महसूस कर सकती हैं। हिरन
कि तेज़ गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। हिरन जो होती है वो तेज़ गति से भाग भी सकती है, जिससे वो शिकारी से दूर भाग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखी होता है, जैसे मछली का पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि बहुत से जो समुद्री जंतु होते हैं उन सभी का शरीर धारा रेखी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर धारा रेखी नहीं होता, जैसे यहाँ पे है स्क्विड एवं ऑक्टोपस। ये क्या करते हैं, समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और जो भी शिकार इनकी ओर जाता है उसे पकड़ लेते हैं। ये जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। इनका शरीर धारा रेखी नहीं होता, पर ये बना लेते हैं जब वे जल में चलते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल या क्लोम होते हैं। किसके द्वारा सांस लेते हैं, गिल या क्लोम के द्वारा। मछली में भी क्लोम होते थे। नेक्स्ट है डॉल्फिन और व्हेल। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भर लेते हैं। डॉल्फिन और व्हेल क्या करते हैं, ये समय समय पर समुद्र की सतह से ऊपर आते हैं और उनके श्वास छिद्रों में जो भी जल भर जाता है उसको निकालते हैं और स्वच्छ वायु को भर लेते हैं। इनमें गिल या क्लोम नहीं पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, स्थलीय पौधों में जल मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। यहाँ पे कह रहा है कि स्थलीय पौधों में जो जड़ होती हैं, स्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वह जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। क्या करती हैं, जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करती हैं। परंतु जो जल में पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वह छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों को तलहटी में जमाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट, जलीय पौधों का तना लंबा होता है, खोखला होता है एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करते हैं। पौधों की पत्तियां सकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। आगे देखेंगे मेढक के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है। कहाँ रह सकता है, जल एवं स्थल दोनों में। इसलिए इसको उभयचर प्राणी भी कहते हैं। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। कैसे होते हैं पश्चपाद, लंबे एवं मजबूत। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पदांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है सजीव। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस किस लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनकी वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनके शरीर में जो भी जैव प्रक्रम होते हैं उन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सजीव सांस लेते हैं। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। श्वसन क्रिया में पौधे भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मनुष्य ग्रहण करते हैं, वैसे ही पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ पे देखिए, क्लियर कर लीजिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं,
पौधे ऑक्सीजन कब देते हैं? जब वह भोजन बनाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके दौरान पौधों द्वारा ऑक्सीजन निष्कासित होती है। लेकिन पौधे जो श्वसन करते हैं वह दिन और रात दोनों टाइम ही करते हैं, 24 घंटे श्वसन करते हैं वह। तो श्वसन में वे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें वो ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन जो श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन होती है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो निष्कासित ऑक्सीजन होती है उसकी अपेक्षा काफ़ी कम होती है। मतलब श्वसन के लिए उनको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जितनी वो ऑक्सीजन निकालते हैं उसकी अपेक्षा श्वसन में काफ़ी ज़्यादा कम ऑक्सीजन की उन्हें आवश्यकता पड़ती है। पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न जो ऑक्सीजन होती है वह श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम अपने परिवेश में होने वाले सभी परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन। उदाहरण, कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, कुछ पौधे केवल रात्रि में ही खिलते हैं, छुई मुई के पौधों को छूने के उपरांत वह मुरझा जाता है। यह पौधा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीव द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जो हमारे शरीर में विभिन्न जैव प्रक्रमों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनके निष्कासन को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। पौधों में कैसे होता है निष्कासन? स्राव के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जिनसे शिशु निकलते, कुछ अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब शिशु को जन्म देते हैं। और कुछ अंडे भी देते हैं, जैसे मुर्गी, सर्प, ये सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पौधा का बीज अंकुरित होकर नया बीज बनाता है। आलू सुप्त कलिका से उगता है। गुलाब अथवा मेहंदी की कलम से पौधों का रूप ले लेता है। गुलाब और मेहंदी की आप कलम काट के लगाइए तो वो पौधा बन जाएगा। लेकिन सभी पौधे ऐसे नहीं होते जिनकी कलम लगे, कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कलम लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न सजीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सजीवों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं? सजीवों के सामान्य लक्षण, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं एवं गति करते हैं। तो ये सभी सजीवों के ये हो गए कुछ सामान्य लक्षण जो सभी सजीवों में सामान्यतः पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे अध्याय 10, गति एवं दूरियों का मापन। फर्स्ट पॉइंट है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर होते थे। पहले लोग क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। जैसे पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, घोड़ा से जाते थे लोग, ऐसे ही पहले लोग पशु शक्ति पर निर्भर होते थे। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक आविष्कार हुए, जैसे वायुयान, स्वचालित वाहन, जल परिवहन की खोज हुई। कब हुई? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। नेक्स्ट पॉइंट, पराध्वनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। आगे देखते हैं, कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। प्राचीन मिस्र में क्या उपयोग किया जाता था? कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, मतलब हाथ का उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट है, संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। किसका उपयोग करते थे? फुट का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। पगों और कदमों से मतलब पैरों से। नेक्स्ट पॉइंट,
प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। किसने की थी मीटर पद्धति की रचना? फ्रांसीसियों ने। कब की थी? 1790 में। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय यसाई मात्रक कहते हैं। आजकल हम लोग जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय यसाई प्रणाली या यसाई मात्रक। लंबाई का यसाई मात्रक मीटर होता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। अगर 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग कर दिए जाएंगे तो वह सब हो जाएंगे मिलीमीटर में। ये देखिए 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर का सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं। अब जैसे मीटर हो गया तो ये तो छोटी दूरियों के मापन के लिए, अगर काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरियों का मापन करना है तो मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? बड़े मात्रक को परिभाषित करेंगे, उसे क्या कहेंगे? किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट है दर्जी मापन के लिए फीते का उपयोग करते हैं जबकि कपड़े व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। दर्जी जो होते हैं वे फीते का उपयोग करते हैं। आप लोग जब कपड़ा सिलाते होंगे तो देखे होंगे कि दर्जी फीते से आप लोगों की माप करते हैं। और जो कपड़ा व्यापारी होते हैं जब कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो वहाँ देखा होगा कि वो लोग एक छड़ रखते हैं जिसमें पॉइंट पड़े रहते हैं और वो लोग कपड़े को मापने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हम उपयुक्त युक्ति का चयन का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी उपयुक्त युक्ति हो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा मानक परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखी कहते हैं। सरल रेखी गति किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं उसे सरल रेखी गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं धावक? सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति क्या है? जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद कोई वस्तु अपनी गति को पुनः उसी रूप में दोहराए तो वह हो जाती है आवर्ती गति। नेक्स्ट पॉइंट सिलाई मशीन का पहिया वर्तुल गति में होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सुई आवर्ती गति करती है। सिलाई मशीन में जो सुई होती है वह आवर्ती गति करती है क्योंकि बार बार वह एक ही गति को दोहराती है, तो वह हो गई आवर्ती गति। और जो पहिया होता है वह गोल गोल घूमता है तो वह हो गया वर्तुल गति। नेक्स्ट पॉइंट गेंद किसी फर्श पर सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन करती है। सरल रेखी गति करती है गेंद, साथ साथ घूर्णन भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसीलिए फिर क्या विकसित किया गया? अब किस मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? यसाई मात्रक प्रणाली का। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। फर्स्ट पॉइंट है जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, टार्च अथवा विद्युत का प्रकाश, ये सभी स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए इन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम वस्तु की छाया को देखकर उसकी आकृति के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है।
दर्पण में जब हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं तो जो हमें दिखता है वह क्या होता है, दर्पण में हमारे चेहरे का ही वह परावर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। दर्पण में जब प्रकाश की किरण पुंज डाली जाएगी तो उसका परावर्तन होगा। नेक्स्ट, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। छाया को देखने के लिए हमें कि प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? छाया को देखने के लिए कि प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। यहाँ पे गलत टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। क्या नहीं करती? अपारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं उसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकता, तो यही चीज़ कह रहा है कि प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। प्रकाश एक पार से दूसरी पार तो जा नहीं पाता, तो उसी से छाया बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दर्पण का जो परावर्तन होता है उससे हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? स्पष्ट प्रतिबिंब। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है प्रकाश? सरल रेखा में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि छाया को देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। ये गलत है। यहाँ पे दोनों ही क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी भी छाया को देखना है तो हमें क्या क्या चाहिए? प्रकाश स्रोत चाहिए और प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु के उस पार नहीं जा पाएगा तभी बनेगी छाया। नेक्स्ट पॉइंट है, अपारदर्शी वस्तुओं के रंगों को बदलने से उनकी छायाओं के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपारदर्शी वस्तु का हम चाहे कोई भी रंग कर दें तो उससे क्या होगा? उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, रुडयार्ड किपलिंग की रचना जस्ट सो स्टोरी विशेषता कहानी हाउ द लियोपोल्ड गोट इट्स स्पॉट्स में उन्होंने धारीदार चित्तीदार दाग धब्बे वाली परछाइयों का वर्णन किया है। यहाँ उस कहानी से एक उदाहरण है जिसमें बहुत सी परछाइयाँ बताई गई हैं। ये जो चैप्टर है ये इनकी इस कहानी का से एक उदाहरण लिया गया है। इसमें क्या बताया उन्होंने? बहुत सारी परछाइयाँ बताई है। ये किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का। किस कहानी का? हाउ द लियोपोल्ड गोट इट्स स्पॉट्स। ये चैप्टर इसी से लिया गया है। वीडियो आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।